गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत और वेव थ्योरी। तो सबसे पहले बच्चों अपन तरंग को डिफाइन करेंगे कि तरंग क्या है। सबसे पहले अपन तरंग को डिफाइन करेंगे कि वेव क्या है, तरंग और वेव। बच्चों, तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, डिस्टरबेंस। विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस। तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना नियत चाल से आगे बढ़ता है। तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना नियत चाल से आगे बढ़ता है। नियत चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये तरंग की डेफिनेशन हुई कि तरंग जो है वो माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना नियत चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे बच्चों देखो, सपोज करो किसी तालाब में पानी भरा हुआ है और अपन क्या करते हैं, उसमें एक पत्थर फेंकते हैं। तो जहां से पत्थर पानी से टकराता है उसके चारों ओर ऐसे गोलीय तरंग उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे आगे गति करती हुई तालाब के किनारे से जाके टकरा कर अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देती किनारों को। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपने देखा होगा जैसे गोल टाइप की तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो उसी शेप को रखते हुए आगे एनलार्ज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और अंत में जाकर किनारों पर जाकर क्या हो जाती हैं, टकराती हैं। ठीक है। तो तरंग क्या हुआ, माध्यम में उत्पन्न एक डिस्टरबेंस है जो आगे प्रोपेगेट होता है। क्लियर। अब बच्चों विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि तरंग गति में माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं, बल्कि वे माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। क्या करते हैं, माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तरंग गति में माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं, बल्कि माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। बल्कि क्या करते हैं, माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। दूसरा, एक तरह से बच्चों में क्या कहूं, जैसे मान लो सपोज करो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे अपन को आरसीसी की छत भरनी है, उसको कंपेयर करो एक तरह से।
आरसीसी की छत अपन को भरनी है तो क्या होता है, नीचे मसाला बनाया, ऊपर पेड़ा बनाया जाता है, वो इसको देता है, अगला उसको देता है, उसको देता है, उसको देता है, और जो माल है वो ऊपर छत तक पहुंच जाता है। यानी वे अपनी पोजीशन को अनचेंज रखते हैं और सामान क्या हो गया, आगे पहुंच गया। या मैं एक सिंपल सा कहना चाहूं कि जैसे मान लो अपन पिक्चर हॉल में टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है और पीछे वाले ने किसी ने अगर धक्का मार दिया तो वो डिस्टर्बेंस आगे तक ट्रांसफर होता रहेगा। अपने पैर यानी अपनी स्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन वो डिस्टर्बेंस आगे तक प्रोपेगेट होगा और अगले वाला क्या होगा, आगे दीवार से जाके टकराएगा। क्यों ऐसा ही होगा? तो कुल मिला के क्या होता है कि तरंग गति में कण स्वयं एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं, बल्कि माध्यावस्था के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों अपन ये देखते हैं कि तरंग गति में क्या होता है। तरंग गति में ऊर्जा तथा संवेग दोनों का संचरण होता है। तरंग गति में ऊर्जा एवं संवेग दोनों का संचरण होता है। तरंग गति में ऊर्जा का ट्रांसफर भी होता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है और संवेग का ट्रांसफर भी होता है। संवेग और ऊर्जा दोनों का संचरण होता है। ठीक है, तो बच्चों तरंग क्या है ये अपने समझ में आ गया। तरंग गति में क्या होता है कि माध्यम के जो कण हैं वो अपनी ऊर्जा ये इसको देगा, फिर वो पड़ोसी को देगा, उसको देगा, इस आगे, और एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कण स्वयं एक जगह से जाकर दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, तरंग गति में ऊर्जा एवं संवेग दोनों का संचरण होता है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, तरंगों का क्लासिफिकेशन करेंगे, तरंगों का वर्गीकरण करेंगे। तो आगे अपन देखते हैं तरंगों का वर्गीकरण। तरंगों का वर्गीकरण। अब बच्चों इस तरंगों के वर्गीकरण में 2-3 आधार होते हैं। फर्स्ट, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर पहला जो क्लासिफिकेशन है इनका वो है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो हैं वो ये जो तरंगे होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों माध्यम की आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार की तरंग होती हैं। फर्स्ट जो है वो कहलाती है, पहली जो तरंग है वो है यांत्रिक तरंग और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे बच्चों? मैकेनिकल वेव वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाती हैं।
वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं बच्चों? यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। और इन यांत्रिक तरंगों का जो एग्जाम्पल है वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग या साउंड वेव्स। बच्चों ध्वनि तरंगे बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती हैं। इसका जो सेकंड है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW। और बच्चों EMW में वो सारी तरंगें आ जाती हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में आती हैं, जैसे रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों में आ जाएंगी। तो वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में जो भी तरंगे आएंगी वो सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, देखो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल सारा का सारा मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में जो भी आती हैं, जैसे रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी किरणें, एक्सरेज और गामा रेज, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके लिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों ये दूसरी जो है दूसरा पार्ट, माध्यम की आवश्यकताओं के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, पहली यांत्रिक तरंग और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये तो हुआ पहला क्लासिफिकेशन, जो किसके आधार पे बच्चों? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों को दो प्रकार से बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दूसरा क्लासिफिकेशन बी जो है वो है माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर, और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर भी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है वो है अनुदैर्घ्य तरंग। फर्स्ट जो तरंग है बच्चों कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देखो बच्चों ध्यान दो, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हों, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। या वह तरंग
वह तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो। अनुदैर्घ्य तरंग कहलाते हैं। जैसे सपोज करो कि ये तरंग है और ये तरंग संचरण की दिशा है, ये तरंग संचरण की दिशा है और माध्यम के कणों के कंपन अगर तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही हों तो ऐसी तरंग को अपन कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग का जो एग्जाम्पल है वो है ध्वनि तरंग, साउंड वेव अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। दूसरी जो है बच्चों वो कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंग और ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग और ट्रांसवर्स वेव्स यानी वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हों। ये तरंग संचरण की दिशा है और ये माध्यम के कणों के कंपन की दिशा है। तो वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो उसे अपन क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सारी की सारी EMW यानी सारी की सारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कौन सी प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। सारी की सारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं। तो बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वह तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो या तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। और ये तरंग संचरण की दिशा इधर है और माध्यम के कणों के कंपन भी तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हों तो इसे अपन कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंगों का जो एग्जाम्पल है वो है ध्वनि तरंग। इसके बाद आते हैं अनुप्रस्थ तरंग। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या हों? लंबवत हों, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बच्चों एक विशेषकर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है कि देखो जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये तरंगों से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। लेकिन ये जो शुरू की चार जो घटनाएं हैं वो सभी तरंगों में पाई जाती हैं, चाहे वो अनुदैर्घ्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो। लेकिन ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो अनुप्रस्थ तरंगों में ही पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट हो चुका है कि निम्न में से किस घटना द्वारा ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों को विभेदित किया जा सकता है? ऑप्शन अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और पांचवा ऑप्शन ध्रुवण। तो क्या जाएगा? ध्रुवण। क्योंकि ध्रुवण जो है बच्चों वो केवल प्रकाश तरंगों का होगा, यानी अनुप्रस्थ तरंग यानी प्रकाश तरंग का तो ध्रुवण होगा लेकिन ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होगा। जबकि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन ये तो ध्वनि तरंगों का भी होगा और प्रकाश तरंगों का होगा। लेकिन ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होगा, ध्वनि तरंगों का नहीं होगा। अर्थात ध्वनि तरंगों का ध्रुवण पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों को किस घटना द्वारा विभेदित किया जा सकता है? ध्रुवण के द्वारा। तो यहां पर अपन एक नोट डाल के लिखते हैं
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है? ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण की घटना द्वारा ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों को विभेदित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ध्रुवण ही एक ऐसी घटना है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही पाई जाती है, अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब बच्चों तीसरा जो क्लासिफिकेशन है सी, वो है ऊर्जा के संचरण के आधार पर ऊर्जा के संचरण के आधार पर भी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रगामी तरंग। पहली जो तरंग है बच्चों वो क्या है? प्रगामी तरंग और प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती है, प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती है, क्या कहलाती है? प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती है, प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती है, क्या कहलाती है? प्रगामी तरंग कहलाती हैं। और प्रगामी तरंग का जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो सारी की सारी EMW जो हैं, सारी की सारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो कौन सी तरंगे होती हैं? प्रगामी तरंग होती हैं। इसके बाद सेकंड आता है अप्रगामी तरंग। और स्टैंडिंग वेव्स। अप्रगामी तरंग और स्टैंडिंग वेव्स किसे कहेंगे बच्चों? स्टैंडिंग वेव्स वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, क्या कहलाती हैं? अप्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, अप्रगामी तरंग कहलाती है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्वनि तरंग जो होती है वो प्रगामी तथा अप्रगामी दोनों हो सकती है। ध्वनि तरंग प्रगामी भी हो सकती है और अप्रगामी भी हो सकती है। तो ध्वनि तरंग प्रगामी तथा अप्रगामी
दोनों हो सकती है। ध्वनि तरंग प्रगामी तथा अप्रगामी दोनों हो सकती है। ध्वनि तरंग प्रगामी तथा अप्रगामी दोनों हो सकती है। खुले माध्यम में ये प्रगामी तरंग होती है। खुले माध्यम में यह प्रगामी तरंग होती है। जबकि बद्ध माध्यम में अप्रगामी ध्वनि तरंग प्रगामी तथा अप्रगामी दोनों हो सकती हैं। खुले माध्यम में यह प्रगामी तरंग होती है, जबकि बद्ध माध्यम में अप्रगामी। अब बच्चों, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, और अपन एक तरह से देखा जाए तो ये जो अपना पूरा चैप्टर है वो ध्वनि तरंगों पर आधारित है। तो ओवरऑल अपन ने ये देखा कि ध्वनि तरंग जो है वो कैसी तरंग हुई। तो ये अपन को पता चला कि ध्वनि तरंग यांत्रिक कोमा अनुदैर्घ्य कोमा प्रगामी या अप्रगामी होती हैं। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है ये आपको पता चल गया कि जो ध्वनि तरंग है वो यांत्रिक, अनुदैर्घ्य, प्रगामी या अप्रगामी होती हैं। तो ये बच्चों ने देखा, क्योंकि अपना आगे पूरा ये जो चैप्टर है वो ध्वनि तरंगों पर बेस्ड है, तो ध्वनि तरंग किस टाइप की तरंग है ये आपको क्लियर कट पता यहां पर चल गया। अब बच्चों यहां पर अपन एक टर्म आएगी और वो है तरंग वेग। अब तरंग वेग वेव वेलोसिटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला है तरंग वेग का। जैसे बच्चों अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये मेरे पास एक कोई तरंग है, ठीक है, ये तरंग है अपने पास, तो किसी तरंग द्वारा ये एक चक्र पूरा हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है, तरंग द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी या दो क्रमागत संघों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और ये जो तरंग है वो एक चक्र में तरंग दैर्घ्य के बराबर ही दूरी तय करती है। तरंग द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो पहले तो अपन देखो तरंग के आवर्तकाल के बारे में देखते हैं और फिर अपन फॉर्मूला निकालते हैं। आवर्तकाल, एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसको अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है मेरे पास, तरंग दैर्घ्य। एक चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, और इसको बच्चों अपन लैम्डा से व्यक्त करते हैं। एक टर्म आती है अपने आवृत्ति, जिसको अपन n से डिनोट करेंगे। एक चक्र में एक सेकंड में दोलन या चक्रों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। तो तरंग वेग का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? v बराबर तय की गई दूरी बटे समय। तो मैं ये कह सकता हूं एक चक्र में तय की गई दूरी और एक चक्र में लगा समय, ये वेग आ जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि लैम्डा इंटू 1/t, और मैं कह सकता हूं लैम्डा 1/t जो है वो n, क्योंकि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो आवर्तकाल का उल्टा जो होगा वो आवृत्ति के बराबर आ जाएगा। और तरंग वेग जो होगा बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगा? n इंटू लैम्डा। ये तरंग वेग का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है तरंग वेग। और आपको ये पता है बच्चों, वैसे ये होता क्या है कि तरंग चाल होती है, और तरंग की जो चाल होती है बच्चों कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तरंग की जो चाल है वो कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न तो कभी आवृत्ति निगेटिव हो सकती और न कभी तरंग दैर्घ्य निगेटिव हो सकती। इसलिए तरंग की जो चाल है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। लेकिन अपन जनरली क्या है कि इसको तरंग वेग कह देते हैं। तो तरंग वेग जो होता है बच्चों, आप ये ध्यान रखना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा, इस फॉर्मूले को देखने से ऐसा लग रहा है, इस फॉर्मूले को देखने से ऐसा लग रहा है कि तरंग वेग जो है वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है, जबकि वास्तव में किसी दिए गए माध्यम में तरंग वेग जो होता है वो सदैव नियत रहता है। वो तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों अपन यहां देखते हैं, तो ये नोट डाल के आप लिखें, किसी दिए गए माध्यम में, किसी दिए गए माध्यम में किसी दिए गए माध्यम में तरंग वेग सदैव नियत रहता है। यह तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। किसी दिए गए माध्यम में तरंग वेग सदैव नियत रहता है। ये तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि आपको ये कहा जाए कि तरंग वेग का आवृत्ति के साथ वक्र खींचो तो भी कांस्टेंट रहेगा, और यदि तरंग वेग का तरंग दैर्घ्य के साथ वक्र खींचे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात है बच्चों। इसका कारण यह है कि किसी दिए गए माध्यम में अगर मैं आवृत्ति को दुगना करता हूं तो तरंग दैर्घ्य अपने आप ही आधी हो जाएगी और तरंग वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, तरंग वेग हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन इसके पैरेलल एक क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या
कमी होगी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। और बच्चों तुरंत क्या है, इसमें बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं और वो क्या करते हैं कि जैसे इसको 20%, क्योंकि तरंग वेग नियत रहता है तो आवृत्ति को 20% अगर कम करते हैं तो तरंग दैर्घ्य को 20% वृद्धि हो जानी चाहिए, तभी कांस्टेंट रहेगा। जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, इसको सोल्व करके देखेंगे, अभी इसका रिजल्ट कुछ अलग ही आएगा, ध्यान से समझना। इसका सॉल्यूशन देखें आपको पता है कि तरंग वेग कांस्टेंट रहने का अर्थ है कि n1 इंटू λ1 की जो वैल्यू है वो n2 इंटू λ2 के बराबर होगी। n1 λ1 जो है वो किसके बराबर होगा, n2 इंटू λ2 के बराबर होगा, या λ2 बाई λ1 बराबर बनेगा बच्चों n1 बाई n2। λ2 बाई λ1 जो बनेगा वो बनेगा n1 बाई n2। अब बच्चों अगर मैं इसको प्रारंभ में आवृत्ति 100 मान लेता हूं तो बाद में कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और इसको काटोगे तो ये आएगी 5/4। अब आपको तरंग दैर्घ्य में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक इंटू 100%, ऐसे ही निकालोगे प्रतिशत वृद्धि। और बच्चों λ2 की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो 5/4 λ1 माइनस λ1 बटे λ1 इंटू 100%। λ1 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास कितना आ गया, 5/4 माइनस 1 इंटू 100%, और ये बनेगा बच्चों 1/4 इंटू 100 बराबर आएगा 25%। ध्यान रखना अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होगी और नेगेटिव आता है तो बच्चों क्या होगी, कमी होगी। तो आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य में यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक इंटू 100%, कभी भी आपको वृद्धि कमी निकालनी है तो आपको ऐसे ही निकालना है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी और नेगेटिव आ रही तो तरंग दैर्घ्य में कमी होगी। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपको ये कहता, ध्यान से समझना, अगर इस क्वेश्चन में आपको यह कहता कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 1% कम कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य निश्चित रूप से 1% बढ़ेगी, क्योंकि उस समय अपन एरर फॉर्मूला लगाएंगे, त्रुटि फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि n इंटू लैम्डा का जो मान है वो कांस्टेंट होगा और लैम्डा की वैल्यू जो होगी कांस्टेंट बाई n आएगी, और आप त्रुटि सूत्र लिखेंगे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर माइनस डेल्टा n बाई n। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें 1% कमी करोगे तो ये बनेगा -1 इंटू -1%, और कुल मिला के माइनस माइनस प्लस, और कितना बनेगा ये परसेंटेज में अगर मैं लूंगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 1% बन जाएगा। कितना बनेगा, 1%। समझ में आ रहा है। तो लेकिन आपको ये पता है कि त्रुटि फॉर्मूला जो लागू होता है वो केवल कहां तक होता है, 5% वृद्धि या कमी 5% के एरर के लिए लागू होता है। अगर उससे ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो आपको इस टाइप से एक्चुअल फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। आगे अपन देखते हैं बच्चों, ध्वनि का वेग एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि का वेग एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ध्वनि का जो वेग है, देखो सबसे पहले इस ध्वनि के वेग का जो फॉर्मूला दिया वो न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने क्या है कि ध्वनि तरंगों के संचरण को कौन सा प्रक्रम माना, समतापी प्रक्रम माना।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, न्यूटन का सूत्र, और न्यूटन ने यह दिया कि ध्वनि का वेग जो है वो रूट p/d के बराबर होता है, जहां पर p है दाब और d है घनत्व। और न्यूटन ने ध्वनि तरंगों के संचरण को क्या माना? उसने समतापी प्रक्रम माना, आइसोथर्मल प्रोसेस माना। लेकिन बच्चों बाद में यह ज्ञात हुआ कि न्यूटन के सूत्र से जो ध्वनि का वेग आ रहा था, न्यूटन के सूत्र से जो ध्वनि का वेग आ रहा था वो ध्वनि के वास्तविक वेग से कम आ रहा था। तो बाद में क्या है, इसने लाप्लास ने करेक्शन किया और लाप्लास ने एक अलग सूत्र दिया, लाप्लास सूत्र, और इसी में इसने करेक्शन करके यह दिया कि वास्तव में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है गामा p/d। क्या होता है बच्चों? गामा p/d, जहां पर गामा क्या होता है? Cp/Cv, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। क्या कहलाता है ये? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कहलाता है। और लाप्लास ने क्या किया? इस ध्वनि तरंगों के संचरण को कौन सा प्रक्रम माना? रुद्धोष्म प्रक्रम माना। ध्वनि तरंगों के संचरण को उसने कौन सा प्रक्रम माना बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रम माना। तो और इस आधार पर जो ध्वनि का वेग ज्ञात किया गया वो ध्वनि के वास्तविक वेग के बराबर प्राप्त हो रहा था। तो अभी भी अगर अपन ध्वनि का वेग ज्ञात करना है तो करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? लाप्लास का जो फॉर्मूला है, लाप्लास सूत्र है, वो मोर करेक्ट है, जिसमें ध्वनि तरंगों के संचरण को कौन सा प्रक्रम माना गया बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रम माना गया है। तो ये था बच्चों ध्वनि के वेग का सूत्र। अब अपन प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।